नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 11 लाइव चैनल में स्वागत है। जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे मुजफ्फरपुर। जी हां, मुजफ्फरपुर से आसिफ राजा की रिपोर्ट। संजय झा ने कहा, जब तक भारत नेपाल के बीच हाई डैम निर्माण विवाद खत्म नहीं होगा तब तक बिहार को बाढ़ से निजात दिलाना होगा मुश्किल। उत्तर बिहार को बाढ़ के कहर से बचाने की संभावित तैयारियां शुरू हो चुकी है और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के जल संसाधन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ अहम मुद्दे पर बैठक आयोजित किए। बाढ़ से होने वाली तबाही से बचने और तटबंधों की सुरक्षा के साथ मरम्मतीकरण के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। संजय झा ने कहा कि फिलहाल बाढ़ से निजात हेतु अस्थायी समाधान अभी नहीं निकल पाया है, लेकिन नुकसान कम करने के पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जब तक भारत और नेपाल सरकार के बीच हाई डैम समझौता नहीं हो जाता तब तक बिहार को बाढ़ से बचाने का विकल्प संभव नहीं है। बिहार सरकार लगातार इस मामले पर केंद्र सरकार से संपर्क में है, लेकिन विराटनगर डैम का कार्य प्रणाली अभी भी धीमा है और ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है, जिस वजह से बिहार को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में न्यूज़ 11 लाइव चैनल के साथ। आज हम लोग फ्लड को लेकर के पूरा जो मुजफ्फरपुर डिवीज़न है, ये बहुत बड़ा डिवीज़न है, यहाँ से लेके वाल्मीकि नगर तक का है। तो एक एक प्रोजेक्ट जो है उसका हम लोगों ने समीक्षा किया। जो एंटी इरोजन का काम डिपार्टमेंट लिया हुआ है और 15 मई हम लोग का टारगेट रहता है कि 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाए और 15 मई तक काम कंप्लीट हो तो उसका यहाँ से निर्देश दिया गया है। प्रोग्रेस संतोषप्रद है। कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व किया गया। हमारे सचिव भी हमारे साथ हैं, पूरा हमारे हेडक्वार्टर के जो इंजीनियर वगैरह सब आए हुए हैं, डीएम साहब भी हैं। और आपको पता है कि कोरोना का टाइम है तो थोड़ा एक कंसर्न भी है कि भाई कोरोना को लेकर के तो फ्लड रुकेगा नहीं, कि टाइमली काम हो जाए। कल को कोई और स्प्रेड करता है, कोई और बात होती है, इसलिए हम लोग और अर्ली आकर के रिव्यू किए इस सारे चीज़ को। और इसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड पिछली बार भी समस्या हुई थी, काफ़ी पानी मुजफ्फरपुर में रहा था, आप लोग को ध्यान होगा। और फिर सिंचाई से रिलेटेड जो इशूज़ थे उसको भी हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है, तो उसका भी प्रोग्रेस ठीक है। तो मोटा मोटी तो यही है, सुबह से हम लोग यही कर रहे थे। कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया होगा? बिल्कुल, एक एक चीज़ जहाँ जो इशूज़ थे, जहाँ कुछ समस्या थी, कहीं पे कोई विषय आ रहा था, तो कल ही जो चीफ इंजीनियर साहब हैं कल और परसों जा करके वहाँ ठीक करेंगे। कुछ प्रशासन के स्तर से कुछ बात थी तो वहाँ भी बात कर लिया गया है। सीतामढ़ी के में भी कुछ इशूज था, वहाँ भी बात किया गया है। बेतिया में भी कुछ था, तो वो सारा इंस्ट्रक्शन इशू किया गया। और 15 मई से पहले 15 मई तक का एक टाइम है, सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो, यही इंस्ट्रक्शन है और क्वालिटी के साथ किया जाए। यही हम लोग का आज का मीटिंग का जिस्ट है। तटबंधों में कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं, उसको चिन्हित किया जाना। हाँ, वो सब तो उसी के बेसिस पर काम भी किया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी आता है गंडक में नेपाल से, पिछली बार इतने कम शॉर्ट टाइम में इतनी बारिश हो गई कि इसका फ्लो इतना ज़्यादा था यहाँ पर। तो जहाँ जो वनरेबल पॉइंट है, जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वो आइडेंटिफाई करके काम किया जाता है। फ्लड के टाइम में पूरा तटबंध का मॉनिटरिंग भी किया जाता है। जो लोग रहते हैं नॉर्मली हम लोग मई में आते हैं एक बार देखने के लिए, लेकिन अभी तो अप्रैल 10 ही अप्रैल है, अभी आकर के 9 अप्रैल है, एक महीना पहले ही आकर के रिव्यू करना शुरू कर दी कि भाई टाइमली काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस जोन में 15 मई तक सारा काम हो जाएगा। कुछ ये जो नेपाल से जो बाढ़ हो जाता है तो उसको लेकर क्या कुछ बात चल रही है? देखिए, ये विषय भारत सरकार और नेपाल सरकार के, इसमें स्टेट का रोल है नहीं, इंटरनेशनल इशूज है। और आपको पता है कि बहुत जगह जहां नेपाल साइड में हाई डैम बनना है और 92 से विराटनगर में उसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन बहुत कुछ प्रोग्रेस उसमें नहीं है। पीछे मैं भी मिल के आया था भारत सरकार में जो लोग मैटर करते हैं इसको लेकर के। अब प्रोबेबली इतना प्रोग्रेस नेपाल साइड से नहीं, सहयोग शायद मिल पा रहा है। तो हम लोग अपनी बात भारत सरकार में रख रहे हैं, भारत सरकार भी टेकअप कर रही है। अब जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है वहाँ पर, जब तक हाई डैम या कोई और तरीका,
तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रभाव को जो मिनिमाइज कैसे किया जा सके इस फ्लड के, क्योंकि उत्तर बिहार में हम तो लोग तो अब डिपार्टमेंट में ये कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं जो एक साल में लॉस कितना होता है और उसको कैसे इस प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए जो फ्लड का इम्पैक्ट रहता है। और जैसे मैंने बताया कि पिछली बार बहुत कम ही टाइम में इतनी बारिश नेपाल के स्टेशन पे हो गई आपने में कि 3-4 जगह गोपालगंज में और मोतिहारी में टूट गया गंडक में, और यहाँ भी बूढ़ी गंडक वगैरह में पानी 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक स्टक था, बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ था पानी यहाँ पर। तो ये तो प्रॉब्लम है नेपाल साइड से, और जब तक अगर परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जब तक वहाँ पर कोई स्थिति जो डिस्कस हुआ है चीज़ें ठीक नहीं होती है तो ये समस्या रहेगी। लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से अलर्ट करना, इस सब का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बात ज़्यादा आती नहीं है कि कितने जगह हम लोग बचाए, कितने जगह हम लोग सेव किए, कितनी जगह जानकारी पहले से मिल गई तो लोग अटेंड कर लिए इंजीनियर जा कर के और चीज़ें बच गई। ऐसा सैकड़ों जगह है जहाँ जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग से किया जाता है और 72 घंटा पहले अर्ली वार्निंग दे दिया जाता है। अब इस सब मैकेनिज्म को भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका एडवांटेज ज़रूर आने वाले टाइम में जो फ्लड का इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए।